हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का दूसरा चैप्टर, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। यह इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो के अंदर हमने पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आरंभिक सिद्धांतों के बारे में जाना, जिसके अंदर हमने इमैनुअल कांट को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने लाप्लेस के निहारिका परिकल्पना के बारे में जाना। ऐसे ही हमने मोल्टन और चैम्बरलेन की थ्योरी को भी पढ़ा। फिर उसके बाद बिग बैंग थ्योरी, तारों का निर्माण कैसे हुआ और हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ये सब हमने पिछली 2 वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और हमारे एटमॉस्फेयर का जन्म कैसे हुआ, ये हमारा बायोस्फीयर डेवलपमेंट कैसे हुआ, जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए जानते हैं चंद्रमा के बारे में। सन 1838 में डार्विन ने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी का ही पार्ट था। इसका शेप डंबल की तरह था, बीच में से पतला और किनारों से मोटा। अब हुआ क्या कि इसमें से इसका एक पार्ट टूट के अलग हो गया, जो कि पृथ्वी का ही चक्कर लगाने लगा। इसी को ही हम चंद्रमा कहते हैं। डार्विन के इस मत को आज के वैज्ञानिक नहीं मानते। उनका मानना है कि आज के चंद्रमा का जन्म तब हुआ जब पृथ्वी से एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट टकरा गया। इसको हम द बिग स्प्लैट भी कहते हैं। जब यह ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी का एक भाग टूटकर पृथ्वी से अलग हो गया और इसी की कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा, और जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा का जन्म आज से 4.4 अरब वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी का विकास कैसे हुआ और यह रहने लायक कैसे हुई, चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के बारे में। देखिए, इतना तो है कि शुरुआती स्टेज में हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर किसी भी प्रकार के जीवन की उत्पत्ति के लायक नहीं था। यहाँ तक कि लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग था। यानी कि हमारे अर्थ में ये जो चेंजेस आए, जिसकी वजह से हमारा ग्रह रहने लायक हुआ, जानते हैं उन कारणों के बारे में। एस्टेरॉइड्स पर रिसर्च करने से पता चलता है कि पदार्थों के इकट्ठा होने से ही हमारे ग्रह बने, और ऐसे ही हमारे पृथ्वी भी बनी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पदार्थ इकट्ठे होने लगे, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स पिघलने लगे। ऐसा पृथ्वी के जन्म के वक्त और उसके बाद हुआ। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने की वजह से पृथ्वी काफ़ी हद तक द्रव्य अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेज में रही, जिसकी वजह से हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थ जो कि मिक्स थे, अब वो अलग अलग होने लगे। यानी कि हल्के घनत्व वाले पदार्थ एक तरफ तो भारी घनत्व वाले पदार्थ दूसरी तरफ। इसी अलगाव की वजह से हैवी पार्टिकल्स बने, जैसे कि आयरन। भारी होने की वजह से यह पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और जो हल्के पदार्थ थे वो अर्थ के सरफेस पर रहे। समय के बीतने के साथ साथ यह पार्टिकल्स ठंडे होते चले गए और यह एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के रूप में बदले। इसी को ही हम अर्थ का सरफेस एरिया यानी कि पृथ्वी की सतह कहते हैं। हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने को हम विभेदन यानी कि डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। आपको याद होगा कि चंद्रमा के बनने से पहले हमारी पृथ्वी पर एक ऑब्जेक्ट टकराया था, जिसे हम जायंट इम्पैक्ट भी कहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी में टेम्परेचर फिर से बढ़ा, और यह पृथ्वी में विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया के कारण यह पार्टिकल्स अर्थ के हर एक लेयर्स में पाए जाते हैं। हम यहाँ पर अर्थ की लेयर्स को 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर लेयर और इनर लेयर। अर्थ के इन 4 लेयर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। अब हम जानते हैं जलमंडल और वायुमंडल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। हम यहाँ पर हमारे वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हम इसको 3 स्टेजेस में बांटकर समझ सकते हैं। पहली स्टेज में हमारा वायुमंडल अभी बन ही रहा है, जिसके अंदर कई सारी वायुमंडलीय गैसों का पतन होगा। फिर वायुमंडल की दूसरी स्टेज में पृथ्वी से निकली हुई भाप और जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर ने हमारे एटमॉस्फेयर को डेवलप करने में मदद की होगी। तीसरे स्टेज में हमारे बायोस्फीयर में होने वाले फोटोसिंथेसिस की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ। जैसे कि आपको पता है कि हमारी वायुमंडल की पहली स्टेज में हीलियम और हाइड्रोजन गैसें अधिक मात्रा में थी, और आपको यह भी पता होगा कि हमारे स्पेस में सोलर विंड ट्रैवल करती है, और इन सोलर विंड्स की पहुंच हमारे टेरेस्ट्रियल ग्रहों तक है, जिसके अंदर हमारी पृथ्वी भी आती है। तो इन्हीं सोलर विंड्स की वजह से हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से हीलियम और हाइड्रोजन इन दोनों ही गैसों को दूर हटा दिया। और ऐसा सिर्फ पृथ्वी के साथ ही नहीं बल्कि सभी टेरेस्ट्रियल ग्रहों के साथ हुआ। यह पृथ्वी के वायुमंडल के विकास की दूसरी अवस्था थी।
हम यहाँ पर एक शब्द विभेदन को समझ लेते हैं। जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो इससे हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थ जो कि पहले से मिक्स थे वो अलग अलग होने शुरू हो गए। इन अलग होने की प्रक्रिया को ही हम विभेदन यानी कि डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान हमारे अर्थ के इनर पार्ट से बहुत सारी गैसें और वाटर वेपर्स निकले और इन्हीं से ही हमारा वायुमंडल बना। शुरुआत में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया सबसे अधिक मात्रा में थी और ऑक्सीजन कम मात्रा में थी। अर्थ पर वो सारी एक्टिविटी जिससे अर्थ के अंदर से ये सारी गैसेस निकली, उन सारी एक्टिविटी को हम उत्सर्जन यानी कि डिगैसिंग बोलते हैं। उस समय अर्थ पर कई वोल्केनो ब्लास्ट हो रहे थे जिसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस और कई डस्ट पार्टिकल्स भी बढ़े। पृथ्वी के ठंडा होने से वाटर वेपर कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं। जब वाटर वेपर लिक्विड में बदल जाते हैं तो ऐसी स्टेज में हम इसको कंडेंस यानी कि संघनन बोलते हैं और एटमॉस्फेयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 वर्षा के पानी में घुल जाती है, जिसकी वजह से अर्थ के टेम्परेचर में कमी आती है, जिसकी वजह से संघनन और वर्षा दोनों ही बढ़ जाती है। पृथ्वी पर लगातार होने वाली वर्षा से पृथ्वी पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से ही आज के हमारे महासागर बने। पृथ्वी के बनने के बाद हमारे महासागरों को बनने में 50 करोड़ सालों का समय लगा, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं और वही 380 करोड़ साल पहले जीवन के विकास की शुरुआत हुई और वही फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी आज से 250 से 300 करोड़ साल पहले ये एक्टिविटी शुरू हुई। काफ़ी लंबे समय तक जीवन सिर्फ महासागरों तक ही सीमित था। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के कारण ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा और यह सब सिर्फ महासागरों की वजह से ही हुआ। धीरे धीरे करके महासागर ऑक्सीजन से भर गए और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 200 करोड़ साल पहले ही पूर्ण रूप से भर गई थी। हमने जाना कि पृथ्वी पर जलमंडल और वायुमंडल कैसे बना। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इतना तो है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर लाइफ के ओरिजिन के लायक तो नहीं था। आज के वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह से केमिकल रिएक्शन बताते हैं, मतलब कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और यह इकट्ठा होने शुरू हो गए। इकट्ठे होने की यह प्रक्रिया तब तक बंद नहीं हुई जब तक जीवन अस्तित्व में ना आ गया हो। जीवन के अंश हमें फॉसिल्स में भी देखने को मिलते हैं। हमें कुछ फॉसिल्स ऐसे मिले हैं जिनकी उम्र 300 करोड़ वर्ष पुरानी भी हो सकती है। ऐसे फॉसिल्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर वाले हमें कुछ ऐसे जीव मिले जो ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह मिलते जुलते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले एल्गी का अस्तित्व रहा होगा। इससे इस बात का आकलन लगाया जा सकता है कि जीवन की शुरुआत 380 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई होगी, यानी कि यूनिसेल्यूलर से लेकर मल्टी सेल्यूलर वाले जीवों के इस विकास क्रम को हम जियोलॉजिकल टाइम को क्रम से लगाकर जीवन के ओरिजिन और इसके डेवलपमेंट की स्टेज को क्रम से समझा जा सकता है। यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम से मतलब फॉसिल्स के बारे में अध्ययन करने से है, क्योंकि फॉसिल्स के बारे में रिसर्च करने से पता चलता है कि वह जीव कितना पुराना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और उसको रहने के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।